लोकसभा चुनाव में दूसरे राज्यों में भी सीएम योगी काफी डिमांड में हैं। आज आपको बता देते हैं, मध्य प्रदेश के गुना जाने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज गुना में केंद्रीय मंत्री और गुना से बीजेपी के प्रत्याशी के लिए जन प्रचार करेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के टिकट से यहां से लड़ रहे हैं। गुना लोकसभा क्षेत्र के अशोकनगर में सुबह 11 बजे सीएम योगी की जनसभा होनी है। आज सीएम योगी फर्रुखाबाद और कन्नौज में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी करीब 3 बजे फर्रुखाबाद पहुंचेंगे और रामलीला मैदान में कमालगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। कन्नौज में जनसभा के बाद सीएम योगी कानपुर जाएंगे। पीएम मोदी के रोड शो में शामिल होंगे। उधर बीएसपी अध्यक्ष मायावती आज जागरा में चुनाव प्रचार करती हुई नजर आएंगी। मायावती आगरा के कोठी मीना बाजार मैदान में दोपहर 1 बजे जनसभा को करेंगी संबोधित। यहां वो बीएसपी प्रत्याशी पूजा अमरोही के लिए, फतेहपुर सीकरी लोकसभा से प्रत्याशी रामनिवास शर्मा के लिए चुनाव प्रचार करने वाली हैं। और ये बात अब करते हैं उस सीट की जो अमेठी और रायबरेली की तरह ही काफी चर्चा में है। यहां भी नामांकन के आखिरी दिन बीजेपी प्रत्याशी ने पर्चा दाखिल किया है। हम बात कर रहे हैं कैसरगंज सीट की। कैसरगंज में बीजेपी ने ब्रजभूषण का टिकट काटकर उन्हीं के परिवार में उनके बड़े बेटे को टिकट दिया है। करण भूषण को टिकट दिया गया है, जो कि आखिरी दिन तक नामांकन दाखिल करने पहुंचे हैं। लेकिन इस दौरान शक्ति प्रदर्शन की जो तस्वीरें दिखी हैं, उसमें ब्रजभूषण सिंह कहीं ज्यादा लाइमलाइट में नजर आए हैं। देखिए रिपोर्ट, कैसे चुनाव तो बेटा लड़ रहा है, लेकिन चुनावी प्रचार में ब्रजभूषण सिंह की चर्चा हो रही है। जिस कैसरगंज सीट पर ब्रजभूषण सिंह पिछले 3 चुनाव से जीत का परचम लहरा रहे थे, जिस सीट पर ब्रजभूषण सिंह लगातार दबदबा कायम कर चुके थे, उस सीट पर ब्रजभूषण सिंह का जब टिकट कटा तो थोड़ी खुशी, थोड़े गम को कम करने के लिए बीजेपी ने उनके बेटे को टिकट दे दिया। अब जब ब्रजभूषण के बेटे करण नामांकन के लिए निकले तो शक्ति प्रदर्शन से संदेश देने की कोशिश हुई। चुनावी रण में भले ही ब्रजभूषण पिछली सीट पर बैठ चुके हैं, लेकिन वो अब भी सियासत में पूरी तरह से सक्रिय हैं। बताया जा रहा है कि भले ही टिकट करण सिंह भूषण को मिला हो, लेकिन चुनाव ब्रजभूषण सिंह के नाम पर ही लड़ा जा रहा है। विपक्ष का, विशेष करके कांग्रेस का मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा और लेना उचित नहीं है, लेकिन उनके एक बहुत बड़े नेता ने हमसे संपर्क किया था। कांग्रेस के नेता ने आपसे संपर्क? कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता ने हमसे संपर्क किया था। बड़ी बात बता रहे हैं आप। कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता ने हमसे संपर्क किया था, ठीक है, कि आप हमारे साथ आ जाइए, इस सीट को मैं अपने गठबंधन में ले लूंगी, जो कुछ भी ले लूंगा, और आप हमारी पार्टी से चुनाव लड़िए। कांग्रेस ने आपको ऑफर दिया? जब उनसे पूछा गया कि आखिर क्या ऐसा है, कह रहे वो अगर पार्टी में आ जाएंगे तो कांग्रेस की लहर हो जाएगी यूपी के अंदर। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। क्या पार्टी से कोई नाराजगी? नहीं, कोई नाराजगी नहीं। आखिरी दिन टिकट अनाउंस हुआ? कोई नाराजगी नहीं, प्रकरण समाप्त हुआ, टिकट हो गया, अब क्या नाराजगी क्या। कैसरगंज लोकसभा सीट से बीजेपी ने करण सिंह भूषण को उम्मीदवार बनाया है। ऐसा करके बीजेपी ने एक तीर से 2 निशाने साध लिए हैं। एक तो ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट भी काट लिया और उनकी बगावत भी नहीं झेलनी पड़ी, क्योंकि अगर कैसरगंज सीट पर पिछले चुनाव परिणाम को देखेंगे, 2009 में ब्रजभूषण शरण सिंह समाजवादी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़े और जीत गए। 2014 में, 2019 में बीजेपी के टिकट पर लड़े और जीत गए। ऐसे में ब्रजभूषण के बेटे को टिकट मिलने पर विपक्ष की टेंशन बढ़ चुकी है और निशाना साधा जा रहा है।
कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी परिवारवाद वाले नेताओं के साथ खड़ी है। सपा ने कहा कि बृजभूषण खुद सांसद है, उनका बेटा विधायक और छोटे बेटे को लोकसभा का टिकट दे दिया है, तो ये परिवारवाद है या नहीं। खैर, बृजभूषण सिंह के बेटे करण भूषण कैसरगंज से नामांकन दाखिल कर चुके हैं और शक्ति प्रदर्शन से परचम भी लहरा चुके हैं। यानी इस बार का मुकाबला भी बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि भले ही चुनाव करण लड़ रहे हैं, लेकिन चेहरा बृजभूषण सिंह का ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए बात करते हैं यूट्यूबर एल्विश यादव की। एक बड़ी खबर इनसे जुड़ी हुई आपको दे देते हैं। यूट्यूबर एल्विश यादव पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी दर्ज कर लिया है। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज हो गया है एल्विश यादव पर। पुलिस की ओर से दर्ज मामलों के आधार पर ईडी ने ये कार्रवाई की है। ईडी एल्विश से पूछताछ की जब तैयारी कर रही है। ईडी ने एल्विश के खिलाफ 2 नवंबर को नोएडा में दर्ज मामले को आधार बताते हुए मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। और इस मामले में अब 17 मार्च को नोएडा पुलिस ने एल्विश को गिरफ्तार भी किया था। एनसीआर के बड़े होटल्स, फार्म हाउस, रेव पार्टियों में सांपों के जहर सप्लाई की बात सामने आई थी। अब ईडी ऐसी पार्टियों के संचालकों के बारे में पूछताछ करेगी। एल्विश के पास लग्जरी गाड़ियों के काफिले पर भी पूछताछ होनी है। सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। 25,000 का इनामी बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। चेकिंग के दौरान भागने और फायरिंग करने पर पुलिस की गोली लगने से वो घायल हुआ। उसके पास से एक तमंचा, कारतूस, मोटरसाइकिल बरामद की गई है, जबकि उसका एक और साथी अंधेरे का फायदा उठाकर खेतों की तरफ भागा है। फरार बदमाश के लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। गिरफ्तार मोनीश थाना चिल्कना के पशु चोरी के मुकदमे में 25,000 रुपए का इनामी है। हम आपको जानकारी दे देंगे। 24 घंटे के अंदर ही पुलिस और पशु तस्कर के बीच ये दूसरी बड़ी मुठभेड़ है। जो इनामी अभियुक्त है चिल्काना थाने का, वो वहाँ पर अपने साथी के साथ आने वाला है। इसी सूचना पे काम करते करते चिल्काना की जो टीम है वो एक मोटरसाइकिल को रोकने का इशारा करती है, जिसमें उसको अंदेशा होता है कि वही इनामी अभियुक्त बैठा है। जैसे ही रोकने का इशारा होता है, वहाँ से अभियुक्त द्वारा फायरिंग की जाती है और जवाबी कार्रवाई में चिल्काना टीम द्वारा भी फायरिंग की जाती है, जिसमें जो अभियुक्त है, जिसका नाम मोनीस उर्फ लालू, रहने वाला मोहल्ला मजहर हसन का है, जिसपे 25,000 रुपये का इनाम है। उधर प्रयागराज के गंगानगर जोन में देर रात मुठभेड़ हुई है। थरवई थाना क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है। 3 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक बदमाश को भी गिरफ्तार किया और संदिग्ध गाड़ी को रोकने का जब कोशिश की गई, प्रयास किया गया, तो बदमाश ने भागते हुए पुलिस की टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। कुल 2 बदमाशों को पुलिस ने धर दबोचा। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये बदमाश थरवई थाना क्षेत्र में हत्या और अपहरण के मामले में वांटेड था। खबर उन्नाव से है, जहां पर सदर कोतवाली क्षेत्र के हिरन नगर मोहल्ला स्थित एक निजी अस्पताल में 1 महीने से ज्यादा समय से भर्ती महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद परिजनों में हंगामा शुरू कर दिया। ये देख अस्पताल कर्मियों ने हड़कंप मचा दिया और भागने की कोशिश की। देर रात हालत बिगड़ने पर डॉक्टर ने दूसरे अस्पताल ले जाने की सलाह दी और जब तक परिजनों से अस्पताल लेकर जाते, बीच में ही महिला ने दम तोड़ दिया। महिला की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल कर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगाया, हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा बढ़ता देख अस्पताल कर्मी मौके से भाग खड़े हुए। उधर जानकारी पर अस्पताल चौकी प्रभारी फोर्स के मौके पर पहुंचे हैं और कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। भला हमारी बहन की डिलीवरी हुई थी, इन्होंने आरके सिंह ने किया था डिलीवरी, और 5 तारीख को डिलीवरी किया, डिलीवरी सही से नहीं की है, ऑपरेशन सही नहीं किया, पूरा पेट सूज गया। मेरा इतना ज़्यादा पेट सूज गया कि मैंने इनको परसों दिखाया, इन्होंने कहा कि कराइए सिटी स्कैन। मैंने सिटी स्कैन कराया, उसके बाद सिटी स्कैन कराने के बाद इन्होंने कहा आजा हॉस्पिटल एडमिट कर दीजिए,
और यहाँ पे सर आज इन्होंने ऑपरेशन किया, ऑपरेशन करने के बाद 60,000 रुपया हमसे लिए, कहीं पैसा जमा करिए आप। और आइए आगे बढ़ते बताते हैं आपको यूपी बोर्ड से संबंध प्रदेश भर के 27,871 माध्यमिक स्कूलों से जुड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। माध्यमिक स्कूलों में अब तक 1 घंटे और पढ़ाई होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत पढ़ाई की न्यूनतम अवधि सुनिश्चित करने के लिए यह बदलाव किया गया है। इसके लिए इंटरमीडिएट एजुकेशन बोर्ड 1921 में संशोधन किया गया है। अब सभी माध्यमिक स्कूल 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक सुबह 7:30 बजे से 1:30 बजे तक पढ़ाई यहां पर होगी। 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक सुबह 9:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक पढ़ाई होगी। इससे पहले 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक सुबह 7:30 से 12:30 बजे तक ही स्कूल चलते थे, जबकि 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक सुबह 8:30 से 2:50 तक स्कूलों का टाइम निर्धारित था, जिसमें बदलाव किया गया है। बुक स्टॉल पर संचालक पर बच्ची से रेप का आरोप है। कल्याणपुर पर कल एक सूचना प्राप्त हुई। इसमें जो वादिनी है उनके द्वारा बताया गया है कि उनकी 8 साल की बच्ची जब स्कूल जा रही थी तो एक व्यक्ति के द्वारा उसको बहकाकर अपनी दुकान के अंदर बुलाया गया और उसके बच्ची के साथ उस व्यक्ति के द्वारा अशोभनीय व्यवहार किया गया। इस संबंध में जो पीड़िता की मदर हैं उनकी तहरीर के आधार पर आईपीसी और पॉक्सो एक्ट की सुसंगत धाराओं में थाना कल्याणपुर पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और जो अभियुक्त है उसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके आज उसको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। यूपी में अवैध असला तस्करों और फैक्ट्रियों पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। हरदोई और कासगंज में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। हरदोई की पिहानी पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री पर इसका खुलासा करते हुए असला बनाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी मात्रा में बने हुए और अधबने हुए शस्त्र बरामद किए गए हैं। 7 तमंचे, 1 देसी बंदूक, 3 जिंदा और 5 खोखे कारतूस बरामद किए गए हैं। भारी मात्रा में अवैध शस्त्र उपकरण बनाने का सामान बरामद हुआ है। कासगंज में शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 2 असला तस्कर गिरफ्तार हो चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। खबर आगरा से, जहां पुलिस ने चोरी और गुम होने के लगभग 200 मोबाइल फोन खोज निकाले हैं। ये मोबाइल फोन पुलिस ने फरवरी से अप्रैल तक खोजे हैं। जब खोए हुए और चोरी हुए मोबाइल फोन इनके मालिकों को सौंपे गए तो इनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। पुलिस कमिश्नरेट आगरा में समय समय पर हमारे सिटी सर्विलांस सेल में जो लॉस्ट एंड फाउंड सेल वो गुम हुए लोगों के जो मोबाइल फ़ोन गिर जाते हैं या गुम हो जाते हैं, इस तरह के मोबाइल फ़ोन को हम समय समय पर रिकवर करके देते हैं। और एक बार फिर पिछले 2-2.25 महीनों के जो लोगों के गुम हुए मोबाइल फ़ोन थे, लगभग 200 की संख्या में हमारी टीम ने बरामद करके आज हम जो उनके स्वामी हैं, ओनर्स हैं, उनको वापस कर रहे हैं। खबर मथुरा से है। यहां पर यमुना एक्सप्रेसवे के जाबरा टोल प्लाजा को किसानों ने 2.5 घंटे तक फ्री कर दिया। जमकर हंगामा हुआ, प्रदर्शन किया गया। सूचना मिलते ही सीओ ट्रैफिक पहुंच गए। तो किसानों का गुस्सा जिसको शांत कराया गया है। 2.5 घंटे के अंदर ही इन्होंने इस टोल प्लाजा को खाली किया है, जिसके बाद दोबारा से टोल शुरू हो सका है। 2.5 घंटे तक टोल को फ्री कर दिया गया, जिससे 3000 से ज्यादा वाहन बिना टोल दिए गए निकले आगे। अमरोहा से खबर, जहां सिपाही की आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। रेलवे स्टेशन पर खुद को गोली मारकर आत्महत्या की है। इस शख्स ने आत्महत्या से पहले व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाया था। सिपाही ने लिखा, जो मैं करने जा रहा हूं उसके लिए मुझे माफ करना, बस इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। बागपत से संभल चुनावी ड्यूटी पर आया था सिपाही। अमरोहा के जोया कस्बा का निवासी था ये सिपाही।
खबर लखनऊ से, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान दिलाने का झांसा देकर ठगने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। एसटीएफ ने कानपुर से गिरोह के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। डूडा ऑफिस लखनऊ का अफसर बनकर लोगों को कॉल करते थे ये लोग। आरोपी मकान की फाइल अप्रूव करने के नाम पर लेते थे रकम। फर्जी आईडी पर सिम कार्ड से ये करते थे कॉल। बैंक खातों में रकम मंगाकर यूपीआई एटीएम से निकाल लेते थे आरोपी। मिर्जापुर में अमरोरा पुलिस ने वाटर पार्क मोड़ के पास से 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से करीब 10 लाख का 30 किलो गांजा बरामद हुआ है। कार के चारों गेट में लगे फाइबर के अंदर कार में बनवाई गई 5 विशेष कैविटी में अवैध गांजा भरा हुआ था। तो बिल्कुल अनोखे अंदाज में गांजे की ये खेप पकड़ी गई है। कार के चारों गेट के अंदर छिपाकर ओडिशा से लुधियाना की ओर जा रहा था ये गांजा। जब सर के स्पेशल डायरेक्शन में कि जो मादक पदार्थ है और उसकी बिक्री और एवं उसकी जो अगर आवागमन का यहाँ से कोई जाके है उस पर कठोरतम कार्रवाई हो, इसी क्रम में हमारे जो सीओ ऑपरेशन है और उनकी टीम जो थाना अध्यक्ष अरोरा और वहाँ के दरोगा जी लोगों ने ये मिलके कार्रवाई की है। कल एक की कार्रवाई है, इसमें जो टोल है जो अरोरा वहाँ पर पुलिस द्वारा चेकिंग में और मुखबिर की सूचना पे ये जो गिरफ्तारी की गई है, इसमें 2 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा पकड़ा गया है।